Hello learners, welcome to our channel Pathfinder for Net JRF. Myself Aruna. चलिए JRF की इस दौड़ में आज एक कदम और आगे बढ़ाते हैं हमारी ट्रिविया टेस्ट सीरीज के साथ, जो हम पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट फर्स्ट जो हमारी है उसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जो बच्चे हमें फर्स्ट डे से फॉलो कर रहे हैं या फिर अभी भी जो आए हैं, देखिए जो नए स्टूडेंट्स हैं वो शुरू से इस ट्रिविया टेस्ट सीरीज को लगाना शुरू करें, ठीक है। और साथ साथ में ये भी लगाते जाए, बहुत सीक्वेंस में ये क्वेश्चंस लिए हैं हमने ताकि आपकी तैयारी होती रहे, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहें। और जो कॉन्सेप्ट अभी आपने नहीं पढ़े हैं या क्लियर नहीं है तो वो इन क्वेश्चन से आपको कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। अभिकथन दिया गया है, देखिए बाइलिंगुअल है, जो भी स्टूडेंट अपनी जो भी लैंग्वेज प्रिफेयर करते हैं पढ़िए, आंसर इसका दीजिए। चलिए अभिकथन एक, चर्चा के विषय के उद्देश्यों को परिभाषित करना अनिवार्यतः कक्षा संप्रेक्षण का पहला कदम नहीं है। क्या हम कोई भी विषय पढ़ते हैं, जैसे हमने ये ट्रिविया टेस्ट शुरू किया तो मैंने शुरू में बोला कि हम जेआरएफ के लिए क्या कर रहे हैं, इसको तैयारी कर रहे हैं, एक कदम इस के साथ और आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा एक उद्देश्य है जेआरएफ क्रैक करने के लिए। तो क्या ये बताना जरूरी नहीं है? सोचिए, बताइए। कारण इसका दिया गया है, तर्क इसका क्या है? उद्देश्यों को स्पष्ट रूप में परिभाषित करने से, उद्देश्यों को बताने से क्या होता है, विद्यार्थियों को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। क्या हम किसी विषय के उद्देश्य के बारे में अगर आपको बता दें तो क्या उस विषय को आसानी से समझ सकते हैं? बताइए। दोनों सही है, व्याख्या करता है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है, आर सही है? दीजिए आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बताइए जी, बताइए। देखिए, अगर हम उद्देश्यों को ही स्पष्ट नहीं करेंगे तो क्या हमारी टीचिंग अच्छे से हो पाए? इसमें मना किया है ना, तो ये क्या हुआ? कथन, अभिकथन गलत हो गया। और उसको अगर उद्देश्य को हम बता देंगे, परिभाषित कर देंगे, तो विषय को क्या अच्छे तरीके से समझने में मदद मिलेगी? जी हाँ। क्या हुआ इसका आंसर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षक द्वारा कक्षा में सूचनाओं का अधिक भार, भारत नहीं भार आएगा, भार बढ़ाए जाने पर, अगर कक्षा में कोई टीचर सूचनाओं का बहुत ज्यादा भार बढ़ा देता है तो उससे क्या होता है? उच्च स्तर पर योगदान होता है, सटीक शब्दावली वो देता है, प्रभाव प्रभाव इफेक्टिव इंप्रेशन पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, या प्रतिपुष्टि में देरी आती है? देखिए हम ये सीरीज चला रखे हैं, आपको पहले क्या करवाया, 10-10 क्वेश्चंस करवाए आपको, लगभग 5-6 पार्ट में, 5-6 टेस्ट जब हमने लिए, फिर 15 क्वेश्चन करवाए दो दो क्लासेस में। अब है ना, इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। क्या शुरू में हम 50-50 टेस्ट ले आते तो आप हमें फीडबैक दे पाते, आप समझ पाते उस चीज को? इसमें क्या होता है, फीडबैक में देरी मिलती है। क्यों होता है? क्योंकि समझ ही नहीं पाता बच्चा, बहुत ज्यादा एक ही क्लास में सब कुछ समझा दिया तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पूरी एनर्जी के साथ लगी है, ढीले ढीले मत आया कीजिए, खा पी के एकदम एनर्जी के साथ आया करो। किसी समूह में निम्नलिखित में से किसके कारण, किसी समूह में किसके कारण समूह के सदस्यों की, ऐसा कौन सा कारण है जिससे समूह के सदस्यों की सृजन क्षमता अवरुद्ध होती है? बताइए। किससे होती है? किसी भी कीमत पर आम सहमति बनाए रखने के लिए कम होती है उसकी सृजन क्षमता, किसी व्यक्ति का विचार असत्य होने की दिशा में, आलोचना, या केवल एक होगा या दोनों होंगे? बताइए। कोई भी एक समूह है, उसकी सृजन क्षमता, उसकी क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी कैसे लो हो जाएगी? बताइए। आप और आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है,
कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया आपको या सेशनल वगैरह जो फाइल बनाने को आपको दे दिए, 5-6 फ्रेंड्स का आपका ग्रुप है, वो बोलता है मैं ये करूंगा, वो बोलता है मैं ये करूंगा, फिर कहते हैं चलो यारो सबका मिला जुला कर लेते हैं। तो सृजन क्षमता क्या हो गई इसमें, किसी भी कीमत पर आम सहमति बना लिए, काम तो आपको पूरा करना ही है ना, वो प्रोजेक्ट लड़ झगड़ के अलग थोड़ना होता है, सबको एक साथ एक ही प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो क्या करेंगे, वो उतनी क्रिएटिविटी नहीं रहती है, ठीक है। और किसी व्यक्ति का विचार असत्य होने की दिशा में आलोचना, उससे भी क्रिएटिविटी, कई बच्चे अपने मन में सोचते रह जाते हैं क्या पता हमारा आइडिया सही है या नहीं, होगा तो हम कहीं हमें हंसी का पात्र ना बन जाए, इससे भी बच्चे क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो दोनों ही आंसर हमारे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेरक प्रतिभाग की गति को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, प्रश्न पहेली सत्र को अपनाता है। कोई एक शिक्षक है तो प्रश्न पहेली सत्र को अपनाता है प्रतिभा की गति को बढ़ाने के लिए। यह मूल्यांकन के किस प्रकार के रूप में लिया जाएगा, बताइए। सबमेटिव, क्रिएशन, क्राइटेरियन, निष्कर्ष आधारित, और निर्माणात्मक या फॉर्मेटिव या निदानात्मक, बताइए बताइए जी बताइए क्या होगा। चलिए करते हैं। प्रश्न पहेली सत्र कहाँ होता है, ड्यूरिंग द क्लास। तो क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट। पिछले भी 2-3 तरीके के क्वेश्चन इनमें आए तो मैंने पूरे ऑप्शंस आपको समझाए हैं। क्या होगा इसका, याद कीजिए, जो एंडिंग में होता है, सेशन के एंड में आपका एग्जाम लेकर फिर जो मूल्यांकन आपका सामने आता है, रिजल्ट मूल्यांकन करते हैं, वो सबमेटिव होता है, ठीक है। और ये डायग्नोसिस, बच्चों की समस्या को जानना, उसका निदान करना, निदानात्मक, डायग्नोस करते हैं उसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थियों का अकादमिक निष्पादन किससे निर्धारित होता है। अकादमिक निष्पादन किससे निर्धारित होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस। आपका किससे होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस, अच्छा किससे होती है, प्रज्ञा, इंटेलिजेंट। अगर आप इंटेलिजेंट है तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा, अच्छा आएगा, सोचिए। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन से, दोनों से, केवल बी से क्या, केवल सिर्फ मोटिवेशन से आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होता है, या फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए इंटेलिजेंट और मोटिवेशन दोनों जरूरी हैं, बताइए। देखिए आपके लिए दोनों ही जरूरी हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। निम्नांकित में से उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए। शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए, किसकी करेंगे, जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान तथा व्यक्तिक पूर्णता हेतु करना है हमें, शिक्षा के स्वरूप की पहचान करनी है। शिक्षा का स्वरूप कैसा, जिसमें आशावादिता हो, आत्मसम्मान हो, व्यक्तिक पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय व सामाजिक दायित्व के निर्वहन का अवसर देने की उच्च समानता हो, तो वो क्या होता है, औपचारिक शिक्षा होती है, तकनीकी शिक्षा होती है, नैतिक शिक्षा होती है, या मूल्य शिक्षा होती है, जिसमें आपको ये सभी करने का क्या हो, अवसर प्राप्त हो, सभी को समानता प्राप्त हो, बताइए। क्या सोच रहे हैं, मूल्य शिक्षा, जी हाँ, इसका आंसर होगा मूल्य शिक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, टाइम हमारे पास कम है, 2 महीने बचे हैं और पूरी यूनिट हमें कवर करनी है, ठीक है। अभी इतने दिनों तक हम क्या है, थोड़ा धीरे चल रहे थे समझाते हुए, थोड़ा अभी आप लोगों को भी नॉलेज हो गया है,
कि हाँ ऐसे ये यूनिट यूनिट पता चल गई आपको है क्या। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण है? सबसे कम महत्वपूर्ण क्यों क्या होगा? संज्ञानात्मक सक्षमता, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी अच्छी होगी तो वो न्यूनतम है, या भावनात्मक सक्षमता, इमोशनल, विधिक सक्षमता, लीगल, या फिर सामाजिक सक्षमताएं? बताइए सबसे कम न्यूनतम रूप से कौन सा महत्वपूर्ण है? लीगल कॉम्पिटेंसी, सोशल कॉम्पिटेंसी, इमोशनल कॉम्पिटेंसी, या फिर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी? बताइए सबसे कम है विधिक, लीगल कॉम्पिटेंसी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 चले। कथन ए, अभिकथन हमें क्या कह रहा है? अधिगम और प्रेरणा क्षमता, संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू। अधिगम और संप्रेषण, अधिगम यानी कि लर्निंग, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। अधिगम और संप्रेषण सक्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर समबद्ध नहीं है। भाई पढ़ोगे कैसे, पढ़ाएगा कैसे, कोई कुछ सीखोगे कैसे अगर संप्रेषण ही नहीं होगा तो? बताइए सही है या गलत? तर्क इसमें दिया गया है, सामाजिक उत्पादन के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं। बताइए क्या सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण के अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं? परस्पर संबंधित होते हैं, और इसके क्या है अपने सामाजिक उत्पाद में संप्रेषण के क्या होते हैं? अपने चर होते हैं। तो ऑप्शन क्या हुआ? डी। अभिकथन गलत है और तर्क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कक्षागत अंतः क्रियाएं मुख्यतः किसके द्वारा प्रभावित होती है? कक्षागत अंतः क्रियाएं, कक्षा में कौन होता है? टीचर और स्टूडेंट। किसके द्वारा प्रभावित होती है? अगर टीचर और स्टूडेंट नहीं होगा तो कक्षा में किससे वो होगी, वार्तालाप किससे होगा? सिखाया किससे जाएगा? इंटरेक्ट किससे करेंगे? तो ये किससे प्रभावित होता है संप्रेषण? छात्र की प्रतिबद्धता से। हाँ, छात्र रोज क्लास आए, वो समझे कि हमें पढ़ना है, क्लास लेना है, प्रतिबद्ध हो अपने कार्य के प्रति। या फिर शिक्षक केंद्रित वातावरण, शिक्षक आए लेक्चर दे चला जाए, कोई है नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, शिक्षक प्रतिबद्ध हो। या संगठनात्मक संप्रेषण से, या फिर अवांछनीय हस्तक्षेप से। अवांछनीय हस्तक्षेप कुछ भी, वेरिएबल्स को लाना है जो हमें क्या करें? डिस्टर्ब करें। बताइए छात्र की प्रतिबद्धता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अधिगम को प्रभावित करने में निम्नांकित में से किन कारकों को सामाजिक क्षमता के रूप में चिन्हित किया गया है? अधिगम को प्रभावित करने में किन कारकों को सामाजिक क्षमता के रूप में चिन्हित किया गया है? बताइए सामाजिक क्षमता के रूप में किन्हें चिन्हित किया गया है? सामाजिक दर्जे को, प्रेरणा को, संवेगात्मक स्वास्थ्य को, या फिर सभी को? अधिगम को प्रभावित क्या क्या करेंगे सामाजिक क्षमता के रूप में? सामाजिक रूप से हम देखें तो सामाजिक दर्जा भी, प्रेरणा मोटिवेशन भी होना चाहिए, संज्ञानात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए हमारा। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। रचनावादी उपागम में शिक्षण अधिगम कार्यकलापों को सुनिश्चित करने हेतु, रचनावादी उपागम में शिक्षण अधिगम कार्यकलापों को सुनिश्चित करने हेतु सही क्रम की पहचान कीजिए। शिक्षण अधिगम
कार्यकलाप क्या होंगे? अन्वेषण, व्याख्या, संक्षिप्तीकरण, विस्तारण या मूल्यांकन? एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इंगेज, एक्सपेंड या इवेल्युएशन? बताइए। या फिर पहले हम इवेल्युएशन कर लेंगे, फिर एक्सपेंड करेंगे, विस्तार करेंगे, फिर संक्षिप्तीकरण करेंगे, या फिर सबसे पहले ही स्टेप हमारी किस चीज को एक्सप्लोर करेंगे, या फिर पहले किसी चीज को जानने के लिए उसमें इंगेज होंगे, हम उससे जुड़ेंगे? बताइए जल्दी से अपना आंसर। देखिए, शिक्षण अधिगम का कार्यकलाप हमें बताए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छात्र और टीचर क्या होंगे, एक दूसरे से जान पहचान करेंगे, जुड़ाव करेंगे, ऐसे याद कर लो। इंगेज होंगे, फिर विषय को हम एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लेन, इवेल्युएशन, सॉरी, इधर आएगा ये, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सटेंड, और फिर आएगा ये, इधर आएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। इवेल्युएशन होगा बाद में। इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सटेंड और इवेल्युएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषताएं हैं? हमने संज्ञानात्मक भी पढ़ी है अधिगमकर्ता की, तो गैर संज्ञानात्मक को कैसे छोड़ सकते हैं? बताइए इसका आंसर। देखते हैं, इसमें समस्या समाधान या महत्वपूर्ण संवेदी आगतों की पहचान करना या सत्य में विश्वास करना गैर संज्ञानात्मक। देखिए, संज्ञान में तो क्या आएगा, रिकॉल करना, समस्या का समाधान करना, महत्वपूर्ण जो भी आगतें हैं उनकी पहचान करना, ये सभी क्या आएंगी, संज्ञानात्मक में आएगी, कॉग्निटिव में, संज्ञान में, संज्ञानात्मक में। और ये क्या है, सत्य में विश्वास करना, ये क्या है, गैर संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 13, शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य होता है। शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? बताइए। विषय वस्तु का व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण करना, लेखकों और उनके संबंधों के बारे में सूचना प्राप्त करना, या शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनकी वैधता निरूपण करना, या बहुकार्य आधारित परीक्षण करना? बताइए। शोध साहित्य की अच्छी समीक्षा का उद्देश्य, ये रिसर्च का है, बाय मिस्टेक इसमें आ गया, कर लेते हैं हम, फिर रिसर्च में इसको अच्छे से समझेंगे। आएगा शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनकी वैधता का निरूपण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के स्वरूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट लर्नर है अधिगमकर्ता जो कि सेल्फ प्रौढ़ है, शिक्षण शास्त्र, एंड्रागोजी, नृ विज्ञान या मनोविज्ञान, इसको क्या कहा जाएगा? एडल्ट लर्नर जो है, एडल्ट लर्निंग, उसको क्या कहते हैं? एंड्रागोजी कहा जाता है। एडल्ट की लर्निंग को एंड्रागोजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु किसने प्रस्तुत किया? बताइए, अनुभव का शंकु किसने प्रस्तुत किया? कॉन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया? जॉन डीवी ने दिया, पैट्रिक ने दिया, फ्रॉबेल ने दिया, या एडगर डेल ने दिया? अनुभव का शंकु
कौन ऑफ एक्सपेंस, कौन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का शंकु, एडगर डेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यांकन योजना। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं हम, मूल्यांकन योजना के अवयव क्या हैं? बताइए, मूल्यांकन योजना के अवयव क्या हैं? उद्देश्य, संसाधन, विश्लेषण या सभी? मूल्यांकन योजना के अवयव क्या हैं? एलिमेंट्स क्या हैं? उद्देश्य, संसाधन और विश्लेषण, ये सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है? किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों और कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है? बताइए। संकलनात्मक मूल्यांकन में, अनुवर्ती मूल्यांकन में या नैदानिक मूल्यांकन में कमियों पर किस पर बल दिया जाता है? पहले बताया है मैंने। या मानक संदर्भित मूल्यांकन में? बताइए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को, जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। और आप सब लोग चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, कमियों और कठिनाइयों की पहचान करना है, उसको ठीक करना है, तो क्या आएगा? निदान करते हैं हम, डायग्नोस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बोलते हुए सोचने की पद्धति। आप बोलते जाते हो, सोचते जाते हो, बताओ फिर आगे उसको क्या कहना है? कोई स्टोरी बनानी है तो कैसे बनानी है? सोचो क्या होता है उसको। प्रदत्तर के गौण स्रोत होते हैं, या अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक होती है, या फिर इसको प्राथमिक स्रोत उपलब्ध कराकर अधिगमकर्ता की अभिक्षमता परीक्षण की रणनीति कहा जाता है, या वैज्ञानिक शोध की आवश्यक विधि है? बोलते हुए सोचने की पद्धति क्या है? बताइए, बोलते हुए सोचने की पद्धति क्या है? अधिगमकर्ता की रणनीति, आपकी रणनीति होती है ना आगे, अब और क्या बोलेंगे? निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक। क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, करते हैं। नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है, नैदानिक मूल्यांकन से क्या सुनिश्चित होता है? अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन। ऑप्शन नंबर बी, अनुदेशन के दौरान विद्यार्थियों में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। या ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, अनुदेशन उपरांत उपलब्धि की भाषा। ऑप्शन नंबर डी, अनुदेशन के पश्चात अधिगम, प्रगति और विफलता। नैदानिक मूल्यांकन, दो क्वेश्चन तो इसके आगे, इससे पहले मैंने इसकी थ्योरी आपको बता दी। बताइए क्या होगा? ये बताया था ना मैंने, कमी और कठिनाइयों की पहचान, इससे ही मिलता जुलता ये आ गया, बोलते हुए सोचना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, नैदानिक मूल्यांकन के बारे में ही बताना है। क्या होगा? अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान करना, कारणों की पहचान करना, की पहचान, और उन कारणों की पहचान करके फिर क्या करना? उनका समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है? समावेशी शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या करता है। पहला है, शिक्षक नैसर्गिक रूप से प्रतिभावना, शिक्षक नैसर्गिक रूप से प्रतिभावना
विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक कमजोर विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए उसके माता पिता, सिखाने के लिए माता पिता का सहयोग लेते हैं। या ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। समावेशी शिक्षा, बताइए, जिसने बीएड किया है वो बहुत अच्छे से बता देंगे। समावेशी विद्यालय का एक पेपर होता है, समावेशी शिक्षा। शिक्षक क्या करेंगे, जो भी विभिन्न पृष्ठभूमियों से विद्यार्थी आएंगे उनको एक साथ कक्षा में बिठाएंगे और एक साथ उनको सिखाएंगे उनके सीखने के स्तर के अनुसार। ठीक है, आज का ये टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा और टेस्ट कैसा रहा आपका, 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए? अपने आप को एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए, आगे बढ़िए, बताइए अगर कुछ नहीं आ रहा है तो हम आपकी समस्याओं का निदान जरूर करेंगे। डायग्नोसिस प्रोसेस यहाँ पे भी चलाएंगे हम, इसमें पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, आपको हमारे ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।